मुझे ये बात समझाइए, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में भी ये मुद्दे उठाती हूँ, सदन के अंदर भी ये मुद्दे उठे हैं, चाहे कम उठे हैं। असर क्यों नहीं हो रहा बीजेपी सरकार पर, सैनी सरकार पर बातों का असर क्यों नहीं होता? तीसरी बार सत्ता में है, और तीसरी बार सत्ता में जब आप आ जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहंकार की जो चादर है, जो मोटी चादर है, उसने उसको बहुत बुरी तरह घेर लिया है। इनको कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। जब मनीषा हत्याकांड हुआ तो प्रदेश की यथास्थिति जो हालात थी उसका चेहरा सरकार के सामने आ जाना चाहिए था। मुझे अचंभा हुआ, 3 दिन पहले 4 दिन पहले पिल्लू खेड़ा गांव के अंदर एक बेटी को हाथ से पकड़ करके मंडी के अंदर दौड़ा कर और गाड़ी के अंदर बदमाश भगा करके ले गए, और फिर भी कहते हैं हम प्रदेश सुरक्षित है। बेटियों की लाश सूटकेस के अंदर मिल रही है। डवाली के अंदर 3 साल की बेटी का रेप हुआ, पुलिस को इस बात का पता चला, हम सब लोगों ने वहां जाकर के धरने दिए, उसके बावजूद 2 दिन के बाद उस बच्ची की लाश मिलती है नहर के अंदर। आज प्रदेश के हालात, अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि एक नेता हैं एक राजनीतिक दल के, उनको मार करके जो है ना, उनको यहां तक डेड बॉडी भी नहीं मिली, जला दिया। तो ये किस और इशारा हो रहा है? प्रदेश के अंदर गुंडा तत्व, क्रिमिनल और जो बदमाश किस्म के लोग हैं वो खुला घूम रहे हैं। बीजेपी सरकार, मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेसी जब हावी हो जाएगी और जनप्रतिनिधि की जब ताकत कम हो जाएगी, आप किसी साधारण बीजेपी के एमएलए से ऑफ रिकॉर्ड जब बात करेंगे तो यही कहेंगे कि हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी ना थाने तहसीलों में कोई सुनता है, ना अधिकारी कोई सुनता है। यानी अफसरशाही पूर्णतः हावी है आज प्रदेश के अंदर। एचपीएससी चेयरपर्सन को लेकर भी विवाद उठा, क्या वो हरियाणा मूल का होना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बिहारी हूं। उसके बाद एचपीएससी से जुड़े कितने ही मुद्दे हम उठा रहे हैं आज, एक के बाद एक नया खुलासा होता है, भर्तियां हो, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणवी अहमियत नहीं रखता, उसके लिए संघीय अहमियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी को संघी मजबूत कहीं का भी मिल जाए, उनके लिए अच्छा कहीं का भी मिल जाए, वो उनके लिए अच्छे पदों पर बैठने के लायक है। उनके लिए हरियाणवी और हरियाणा का नागरिक होना महत्वता नहीं रखता। इस बात को मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। अब ये समझ रहे हैं हम कि क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है या फिर आरएसएस इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी हावी है? आरएसएस ज्यादा हावी। अभी जब हमारे यहां पर आईपीएस सुसाइड केस हुआ और उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया, ये बहुत बड़ा मामला था हरियाणा प्रदेश के अंदर। और जब राष्ट्रीय स्तर के नेता चंडीगढ़ में आए उनकी फैमिली से मिलने, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो एक केंद्रीय मंत्री के सामने मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जब उन्होंने कहा कि इसे सस्पेंड करना चाहिए, मुख्यमंत्री की भाषा है, तो एक बड़े आईएएस अफसर ने कहा कि ऐसे कैसे सस्पेंड कर दोगे? यानी जब अफसर कानून सिखाने लग जाए चुने हुए नुमाइंदों को, और मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता को जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हो, इज अ लीडर ऑफ हरियाणा, अगर साधारण भाषा में समझो राजा है हरियाणा के, और राजा की हैसियत ये रह जाए कि उसका एक नुमाइंदा जो है उसे कानून सिखाए। यानी दे हैव बीन गाइडेड, जो इनकी जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने दिशा तय कर रखी है कि ये लोग ही राज चलाएंगे। ये गिने चुने जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे वो और लोग हों, यही राज चलाएंगे, ये तो मोहरे हैं, दे आर ओनली रबर स्टैंप्स। और ये स्वीकार कर लिया। फिर लास्ट में मुख्यमंत्री ने कहा उन केंद्रीय मंत्री को कि मेरी नहीं चलती, मैं नहीं कर सकता ट्रांसफर। लेकिन आपने एक मुद्दा उठाया कानून व्यवस्था का। आपने डीजीपी, जो फॉर्मर डीजीपी आज हो गए, जब हम बात कर रहे हैं, उनको कहा कि वो तो नौकर होते थे, आज वो यहाँ पर शासक बनकर मैं मेरी बात सुनिए, मैं और आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं क्या? नहीं। मुझे तनख्वाह मिल रही है सरकार से। मैं जनता के लिए जो काम कर रहा हूं उसके लिए आई एम नॉट गेटिंग पेड। आपको भी कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। ये आप लोग, हो सकता है कि आपकी जो कमाई हो वो एड से हो, किसी और माध्यम से हो, या आपको आपके चैनल्स पे करते हो ना, मुझे तनख्वाह मिल रही है। हमारी ये सर्विस है, दिस इज सर्विस टू द नेशन, दिस इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये हमारी जिम्मेवारी है। वो लोग जो तनख्वाह पाने वाले लोग हैं और अधिकारी हैं, नीचे के अधिकारी, नीचे के छोटे पुलिस वाले नहीं है, अधिकारी हैं बड़े लेवल के, जो आईएएस अफसर हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको लाखों रुपए हर महीने तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह पाकर के काम करता है और जिनको 5 साल में जाकर के कोई लोगों से वो नहीं लेना, तो क्या वो प्रदेश के अंदर जनता के नौकर, सिविल सर्वेंट, मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझाई कि सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन जनता का नौकर होता है। हम भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के नौकर हैं। इसमें कहने में क्या किसी को संकोच है? जिस दिन हरियाणा के या देश में कहीं भी ये अफसर लॉबी ये मानने लग जाएगी कि हम नौकर नहीं हैं, तो फिर अराजकता आएगी। यही प्रदेश का हाल है। उनको इतना बुरा मेरी बात से लगा, और उनसे ज्यादा बुरा लगा अंधभक्तों को, कि रातों की नींद उड़ गई, दिग्विजय चौटाला सपनों में आने लगा और गंदी गंदी गालियां मुझे सोशल मीडिया पर देने लगे। मगर सच्चाई फिर भी वही रहेगी। फिर भी कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं,
नौकर तो नौकर ही रहेगा, मैं भी नौकर हूं, आई एम ऑल्सो सर्विंग माई स्टेट। चौधरी देवीलाल ये कहते थे, जब उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी कर ली थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक नौकर के तहत इस देश की सेवा की, आई हैव सर्व्ड माय मदर, मेरे धरती की मैंने जो मेरे से हो पाया मैंने सेवा करी, अब मैं रिटायर हो रहा हूं पॉलिटिक्स से। सो इसमें गलत क्या है, किसी को दिक्कत क्या है? लेकिन जब आप इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं किसी भी बात को समझाने बताने, मैं उनको एहसास करा रहा हूं, जिस हिसाब से वो डायरेक्शंस देते हैं, जिस हिसाब से वो लोगों को इंसान नहीं समझते, किसी की गाड़ी पर कमेंट करते हैं, किसी की बाइक पर कमेंट करते हैं, अपनी इमेज सेव करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं उन्हें एहसास करा रहा हूं। आपको लगता है कि फॉर्मर डीजीपी ने ये सारा जो सिक्योरिटी हटाने का पूरा मसला था वो इसलिए था कि थार को मैडम कमेंट कर दिया था? एक आदमी का कैरेक्टर जो होता है वो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। आज मैं 36 साल का हूं, मेरे कैरेक्टर पर, मेरे पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मेरे पर कोई सिविल केस नहीं है, मेरे पर कोई पॉलिटिकल ऐसा एलिगेशन नहीं है। 4 साल हम सत्ता में रहे, मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं है। मुझे उनने फुकरा कह दिया। क्या मेरी कैरेक्टर एसेसिनेशन की उन्होंने पूरी कोशिश करी कि नहीं करी? क्या ये सरकार उन्हें इजाजत देती है कि राजनीतिक लोगों को जो विरोध में हो उनकी आर्म ट्विस्टिंग? मेरे हाई कोर्ट की जजमेंट ये कहती है, डीजीपी साहब आर्म ट्विस्टिंग मत कीजिए। यानी आप सत्ता में विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप निचले स्तर पर उतर जाओ। मुझे सिक्योरिटी का लालच नहीं था, मैंने ये पहले ना इनसे मांगी थी। मैंने सिक्योरिटी थी आपके पास? 1 2 नहीं, मेरे पास तो एक गनमैन था जो मैंने नहीं मांगा। मैडम आप मुझे ये दिखा दीजिए, मैंने इनसे कहां गनमैन मांगा? मैंने इनसे कोई सुख सुविधा नहीं मांगी। इन्होंने मुझे मेरी प्रोटेक्शन के लिए, इनके पास एफआईआर रजिस्टर हुई, इनके सामने मामला आया, गोलियां चली, इन्होंने मुझे सुरक्षा दे दी। मैंने वो सुरक्षा जब इन्होंने वापस दी तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे नहीं, प्रदेश की जनता को सुरक्षा दीजिए। इन्होंने वापस ले ली। मगर उसके बाद जब ये कहने लगे कि फुकरे किस्म के लोग ब्याह शादियों में, आपको लगता है चौधरी देवीलाल के खानदान में जन्म लेकर के मुझे सिक्योरिटी से परवाह है? मुझे ये दिखावा करना है? आपको लगता है कि मुझे दो लोग पीछे खड़े करा करके फोटो खिंचवानी है? किसी की मर्ग में जाकर के मुझे दिखाना है कि मैं कितना पावरफुल हूं? हो सकता है कोई नया व्यक्ति आए राजनीति में, उसको ये सब चीजें, उसके लिए अट्रैक्शन हो, मगर हमारे लिए ये बहुत पुरानी बातें हैं। हमने तो बहुत हर तरह का दौर देखा है। आपको सिक्योरिटी मिल गई लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं मिली ना अभी? मैंने कहा मेरी सिक्योरिटी ले लो। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि फाजिलपुरिया के ऊपर जो थ्रेट था और जो अटैक भी हुआ, थ्रेट नहीं था सिर्फ, उसके बाद उनको नहीं मिली सिक्योरिटी? नहीं, उनकी सिक्योरिटी को घटा लिया, कम कर दिया। उनके पास 4 गनमैन थे, अब मेरे हिसाब से 1 गनमैन है। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना कितना खतरनाक है, क्योंकि हमने पंजाब में नेबरिंग स्टेट में देखा है सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ था। तो चाहते ही ये लोग यही हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटके और अराजकता दूसरे किसी तरफ डाइवर्ट कर जाए। दिस इज व्हाट बीजेपी वांट्स। संदीप लाठर वाले केस को भी आप ऐसे देखते हैं कि आईपीएस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मैं किसी पर, देखो जो व्यक्ति चला गया हमारे बीच में नहीं है, अब उसने किस कारणवश ऐसा कदम, वैसे तो किसी को नहीं उठाना चाहिए, कोई एंडोर्स नहीं करता, मजबूरियां रही होंगी। संदीप लाठर बहुत अच्छे पुलिसमैन थे, वो अच्छी सर्विस हरियाणा प्रदेश के लिए कर रहे थे। क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहे, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का वो है। मैं कोई भी वो बात नहीं करता जिसमें मेरे पास तथ्य ना हो। मैं मेच्योरिटी मेरी झलकेगी अगर मैं कोई ना कोई ऐसी बात करूं। लेकिन आपके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अभी एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसको लेकर दोनों पक्ष सामने आए, क्योंकि हमने भी वो न्यूज लगाई थी, 2 तरह के लोग सामने आए। एक कहते कि वो उनका मतलब ये नहीं था कि आप दंगे भड़काएं, लेकिन आज के वक्त में हालात ऐसे हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। बात जो ये लोग कर रहे हैं कि उन्होंने दंगे भड़काने की बात कही या ये बात कही, दंगे की तो कहीं उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सड़कों पे आना होगा, आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, और बार बार मैं मीडिया के माध्यम से ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप इमरजेंसी को देश का सबसे बड़ा काला अध्याय बताते हो आजादी के बाद, और इमरजेंसी के अंदर अडवाणी जी और अटल जी की संघर्ष को आप कुर्बानी मानते हो। बीजेपी और संघ के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसको बड़ी कुर्बानी मानते हो, जबकि मानना तो उनको जो जेल में गए उनको पेंशन दे रहे हैं, उनको मैं वही कह रहा हूं, मानना तो जेपी के आंदोलन को चाहिए, उनको तो आप कुछ नहीं मानते। मानना चौधरी देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर को चाहिए, उनको आप कुछ नहीं मानते। मानना समाजवादियों को चाहिए, उनको आप पूछते भी नहीं। मान लिया चलो आपकी सरकार है, आप अपने लोगों को एंडोर्स करो, जब किसी और की होगी तो वो अपने लोगों को करते हैं, ये एक चलन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों ने आंदोलन करते हुए उस लड़ाई को जब लड़ा था तो बुके देकर के इंदिरा गांधी से राज लिया था क्या? मेरा सीधा सवाल है। क्या
इंदिरा गांधी ने यूं ही कह दिया कि भाई साहब ठीक है, आप आकर के गद्दियों पर बैठ जाओ। कितने लोगों की जान गई थी, कितने लोगों ने सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसको आपके विरोधी कहते हैं कि टीस है, इनकी हार की टीस है, अब नहीं। कोई दूसरा रास्ता इनको नजर नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि अब अराजक हो जाओ, आप लड़ाई लड़ो, सड़कों पर उतर जाओ, आंदोलन, इनको एक यही विकल्प नजर फिर आता तो है। मेरे परदादा की बात भी इनको आज ऐसी लगती होगी। मेरे परदादा सदैव ये कहते थे कि मेरा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं जाएगा, वो सड़क पर रहकर जनता की लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। तो फिर तो चौधरी देवीलाल भी गलत थे, चौटाला साहब भी गलत थे। अच्छा हुआ कि इनको अब पता चला कि अजय सिंह भी गलत हैं, फिर तो हम भी गलत हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पेट में किसान आंदोलन में दर्द रहा, किसी और उसमें दर्द रहा। ये सब हमारे विरोधी लोग हैं, जो मूल रूप से जन्मजात हमारे विरोधी हैं। इनका काम मूलभूत रूप से हमारा विरोध करना है, इसके सिवाय कोई काम करना ही नहीं है इनका। सुबह से शाम तक गांवों में ताश से शुरू होते हैं और जो भी प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है, जिस हायरार्की में चले जाएं, इनको सिर्फ चौधरी देवीलाल के खानदान का, उनके परिवार का विरोध करना है। इनका वही काम है और दूसरा काम नहीं है इनका। तो आप मानते हैं कि ऐसा कोई आंदोलन होना चाहिए, लोगों को सड़कों पर उतरना आना चाहिए? ही- आप लोगों ने भी कहा कि हम आंदोलन को तैयार हैं, हम सड़कों पर आने मैं के ये लिए कह रहा हूं तैयार कि हैं, जब कार्यकर्ता जब तैयार जब हैं। शिक्षा व्यवस्था को लूटा जा रहा है, स्वास्थ्य को लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, बुजुर्गों को लूटा जा रहा है, किसानों के साथ लूट हो रही है, धान घोटाला, आपको पता है कितना बड़ा धान घोटाला है प्रदेश के अंदर? उसके बाद तो एक और आ गया श्रम विभाग मैं वही में, कह रहा हूं, श्रम 1500 विभाग का जो घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है। अभी तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए तो बता रहे मैं वही कह रहा हूं कि अगर अब भी हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो क्या आप हमें कमजोर नहीं मानेंगी? फिर कहेंगी कि विपक्ष है ही नहीं, आप किस काम के विपक्ष हैं?